नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप प्ले स्टोर के ऊपर है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करके उस ऐप के अंदर सारे कंटेंट जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन कोचिंग इवनिंग बैच ऑलरेडी रनिंग है। नया मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। 25 अप्रैल से नया मॉर्निंग बैच स्टार्ट होने जा रहा है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का। ये जो 25 अप्रैल को नया बैच शुरू होने जा रहा है, 6 मंथ का ये बैच रहेगा। नॉर्सेट 2021 को पॉइंट आउट करते हुए ये बैच हम शुरू कर रहे हैं। और इस बैच के अंदर 6 मंथ की जो स्टडी है उसमें 30 के 30 दिन क्लासेज रहेगी। हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में क्वालिटी स्टडी लर्निंग नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट करवाता है, ताकि आप इस नॉर्सेट 2021 में खुद के सपने को पूरा कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं खुद की इस ड्रीम को पूरा होते देखना, तो आज ही जुड़ जाइए टीम नोवल के संग और अपने सपने को पूरा करने के अंदर बेहतरीन स्टडी मटेरियल का अपने आत्मसात कर लीजिए। ये बैच में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने पे टोटल जो फीस है वो 18,000 की जगह 15,999 रुपए लगेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप फोन पे या गूगल पे कर सकते हो। 1000 रजिस्ट्रेशन फीस है। नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं 7272029029। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं शुरू करता हूं मैं आज के इस एमसीक्यू सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। What is asking? What is the name of the first secretion from the mother's breast following delivery? बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन पूछा क्या गया है। नाम बताओ पहले सिक्रीशन को, फर्स्ट सिक्रीशन को मदर के ब्रेस्ट में से डिलीवरी के बाद में। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है सिक्वेस्ट्रम, सेकंड ऑप्शन है कोलोस्ट्रम, थर्ड ऑप्शन है लोकिया और फोर्थ ऑप्शन है ल्यूकोरिया। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। व्हाट इज द करेक्ट वन? फटाफट से जवाब लिखिएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, छा गए। इट्स कोलोस्ट्रम, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया। फर्स्ट मिल्क, और मैं कह सकता हूं पहले 3 दिन का जो मिल्क होता है 0 to 3 डेज है ना, फर्स्ट 0 to 3 डेज का जो मिल्क होता है, जो मदर के ब्रेस्ट में से इजेकुलेट होता है, जिसको इजेकुलेशन कराने के लिए जिम्मेदार हार्मोन ऑक्सीटोसिन को माना जाता है। और इस मिल्क का सिंथेसिस प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसका सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, और ऑक्सीटोसिन जिसका सिक्रीशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। और वो क्या करते हैं? मिल्क का सिंथेसिस करते हैं। और ये जो मिल्क है, ये जो प्रोलैक्टिन का इफेक्ट है, ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट है, बच्चे के डिलीवर होने के बाद में स्टार्ट होता है। और ये फर्स्ट 3 डेज का मिल्क है जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। फॉलोड बाय 4th डे से लेके 14 डेज तक, मतलब टोटल 7 to 10 डेज का जो टाइम पीरियड है, उसमें कोलोस्ट्रम के बाद का मिल्क होता है, उसको ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल मिल्क। कोलोस्ट्रम के बाद का ये मिल्क है और इसको नाम दे दिया जाता है ट्रांजिशनल मिल्क। इसको हमने क्या बोला? ट्रांजिशनल मिल्क। और ये होता है 7 to 10 डेज का मिल्क टोटल। और 2 सप्ताह के बाद में ये मिल्क जो है वो बन जाता है मैच्योर मिल्क। क्या बन जाता है? मैच्योर मिल्क। और जो मैच्योर मिल्क होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर मिल्क और दूसरा होता है हिंड मिल्क। एक होता है फोर मिल्क और दूसरा होता है हिंड मिल्क। ये जो फोर मिल्क होता है, ये बच्चे की थर्स्ट, किसकी सैटिस्फाई करता है? थर्स्ट की। और जो हिंड मिल्क होता है, ये बच्चे की हंगर के लिए होता है ना। फोर मिल्क और हिंड मिल्क। फोर मिल्क सैटिस्फाई के लिए, प्यास को शांत करने के लिए, थर्स्ट को शांत करने के लिए, और हंगर भूख को फुलफिल करने वाला मिल्क होता है हिंड मिल्क। फोर मिल्क थोड़ा वाटरी होता है, हिंड मिल्क थोड़ा सॉलिड होता है, मतलब एज कंपेयर टू फोर मिल्क, नॉट सॉलिड। फोर मिल्क की तुलना में इसकी कंसेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये मिल्क की बात हुई। कोलोस्ट्रम फर्स्ट 3 डेज के मिल्क को बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सिक्वेस्ट्रम। सिक्वेस्ट्रम क्या होता है? एनीवन नोज? कमेंट व्हाट इज सिक्वेस्ट्रम? व्हाट इज सिक्वेस्ट्रम? सिक्वेस्ट्रम बेसिकली, वेरी गुड, कुछ लोगों ने कोशिश की है।
सिक्वेस्ट्रम बेसिकली क्या होता है, सिक्वेस्ट्रम जो है ये बोन की डेड सेल होती है ना, डेड सेल ऑफ बोन, डेड सेल ऑफ बोन या डेड टिश्यू ऑफ बोन, हड्डी का जो डेड सेल या डेड टिश्यू, जो नेक्रोटिक टिश्यू, उसको सिक्वेस्ट्रम कहते हैं। और ये जो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है ना, जिनमें क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, ये हड्डी की बीमारी है ना, हड्डी का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस कहलाता है लंबे समय तक, उसमें सिक्वेस्ट्रम फॉर्म होता है हड्डी के अंदर, ये डेड सेल और डेड टिश्यू होते हैं बोन के, इसको सिक्वेस्ट्रम कहते हैं। लोकिया जो होता है, लोकिया पर वेजाइनल डिस्चार्जेज होता है डिलीवरी के बाद में, है ना, पर वेजाइनल डिस्चार्जेज होता है फॉलोड बाय डिलीवरी, इसको लोकिया बोलते हैं, जिसके 3 टाइप होते हैं, रुब्रा, रुब्रा, सीरोसा और एल्बा। रेड लोकिया, सीरस लोकिया, व्हाइट लोकिया, 3 नाम देते हैं। रुब्रा जो होता है, लोकिया रुब्रा, ये फर्स्ट 0 to 4 डेज का डिस्चार्जेज है ना, इनिशियली 0 से 4 दिन के अंदर, और रेड कलर में होता है क्योंकि इसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है। पहले 4 दिन का जो परवेजनल डिस्चार्जेज होता है डिलीवरी के बाद में प्यूपेरियम टाइम के अंदर, इसको लोकिया रुब्रा कहते हैं। 4 दिन से लेके 2 सप्ताह तक, 4 डेज से लेके 2 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है, इसको सीरस लोकिया बोला जाता है, लोकिया सीरोसा कहते हैं। और लोकिया एल्बा या व्हाइट लोकिया जो होता है वो 2 सप्ताह से लेके 6 सप्ताह तक, है ना, 6 वीक तक का टाइम जो है वो लोकिया एल्बा कहलाता है। वैसे फर्स्ट फोर्टनाइट 15 डेज का टाइम पीरियड होता है, उसमें ज्यादातर लोकिया परसिस्ट करता है, लेकिन मैक्सिमम ये प्यूपेरियम पीरियड में हो सकता है ना। तो लोकिया रुब्रा, सीरोसा और एल्बा, ये लोकिया के टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, लोकिया के बारे में पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। और लास्ट है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया जो होता है ये व्हाइटिस डिस्चार्जेज है पर वेजाइनल, व्हाइटिस डिस्चार्जेज पर वेजाइनल, और अगर ये किसी लेडी में प्रेजेंट है तो इंडिकेट करते हैं इन्फेक्शन को। किसको इंडिकेट करते हैं? इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वहां पे। ये हो सकता है कि बैक्टीरियल हो सकता है फंगल हो, ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन होते हैं पर वेजाइनल डिस्चार्जेज, ल्यूकोरिया या व्हाइट डिस्चार्जेज के नाम से इसको जानते हैं। ल्यूक वर्ड फॉर व्हाइट, समझ के बात को? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, दैट इज कोलोस्टम। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द लेबर द प्लासेंटा इज डिलीवर्ड। आई थिंक आप इसको गलत ना करेंगे। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, लेबर की कौन सी स्टेज में प्लासेंटा की डिलीवरी होती है? सिंपल सा कंसेप्ट है, लेबर के कौन सी स्टेज में प्लासेंटा डिलीवर होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, इट्स स्टेज 3। थर्ड स्टेज में प्लासेंटा की डिलीवरी होती है, सी यहां पे करेक्ट आंसर है। वी ऑल नो स्टेज 1 जो होती है ये सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज कहलाती है, डायलेटेशन। लेबर का पेन जो स्टार्ट होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होते हैं, वहां से लेके 10 सेंटीमीटर का सर्विक्स डायलेट हो जाता है, फुली डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, तब तक स्टेज 1 है। 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होने के बाद में स्टेज 2 स्टार्ट होती है, और ये कब तक चलती है? जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं हो जाता। बेबी डिलीवर, है ना, कब तक चलती है? जब तक बेबी डिलीवर। तो बेबी डिलीवर वाली जो स्टेज होती है वो कहलाती है स्टेज 2। और स्टेज 3 बेबी के डिलीवर होने से लेके प्लासेंटा की डिलीवरी तक। क्वेश्चन यही पूछा है प्लासेंटा डिलीवर्ड कौन सी स्टेज में होता है? दैट इज करेक्ट, स्टेज 3। ये प्लासेंटल डिलीवरी है। क्या है ये? प्लासेंटल डिलीवरी वाली स्टेज है, दैट इज स्टेज 3। और स्टेज 4 जो होती है वो प्यूपेरियम टाइम पीरियड को माना जाता है। डिलीवरी के बाद के फर्स्ट 6 वीक या 42 डेज, 42 डेज का जो टाइम पीरियड है वो स्टेज 4 कहलाता है, ये प्यूपेरियम का टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये 4 स्टेज आपको याद रखनी है। स्टेज 3 में प्लासेंटा डिलीवर होता है, फर्स्ट में सर्वाइकल डायलेटेशन और सेकंड में बेबी डिलीवर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। One of the most important and tricky question asking which of the following condition is screened by pap smear। पेप स्मीयर जो स्क्रीनिंग की जाती है वो कौन सी कंडीशन का पता लगाने के लिए किया जाता है? कंसेप्चुअल टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट, सेकेंडरी प्रिवेंशन का तरीका, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। कौन सा प्रिवेंशन है? सेकेंडरी प्रिवेंशन आता है पेप स्मीयर। ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। क्या बात है, छा गए भाई, बहुत बढ़िया। यस, पेप स्मीयर इज डन फॉर सर्वाइकल कैंसर। सी फॉर सर्वाइकल, सी फॉर कैंसर, सी फॉर आंसर, है कि नहीं है? तीनों ही सी आ गए। सर्वाइकल कैंसर, सी इज द आंसर, सी इज द करेक्ट वन। सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है पेप स्मीयर, पेपे पापा लेनाउ स्मीयर,
है ना, पैपालेनो स्मीयर बोलते हैं, पैप स्मीयर का फुल फॉर्म है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्री कैंसरस टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? स्क्रीनिंग टेस्ट है। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन का तरीका स्क्रीनिंग टेस्ट है। और किसका स्क्रीनिंग टेस्ट है? सर्वाइकल कैंसर का। प्री कैंसरस कंडीशन को डायग्नोस करने का तरीका है। इसमें किया क्या जाता है? ये एक पेनलेस इन्वेजिव प्रोसीजर है, पेनलेस होता है, इन्वेजिव प्रोसीजर है। सर्विक्स में से एक छोटा सा बायोप्सी लिया जाता है ना, पेप स्मीयर के अंदर सर्विक्स में से क्या लिया जाता है? बायोप्सी लिया जाता है। और ये जो बायोप्सी लिया आपने सर्विक्स में से, इस बायोप्सी को हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के भेजा जाता है। इस बायोप्सी को हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के भेजा जाता है, और जिसमें किस चीज का पता लगाया जाता है? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या पता लगाया जाता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसका पता लगाया जाता है। ये अगर प्रेजेंट है सर्वाइकल कैंसर की पूरी संभावना, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की स्क्रीनिंग की जाती है, उसका पता लगाया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी लिया जाता है, पेनलेस प्रोसीजर है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, पेपेलाना कोलाउ इसका नाम है, और ये सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने में मदद करता है। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। हर एक लाइन से सवाल बना हुआ है, हर एक लाइन से सवाल बना हुआ है। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो एक काम जरूर करें, शेयर करें। शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आप मदद कर सकते हो लोगों की, और इंसान की पहली खास बात मददगार बने। सिंपल सा कंसेप्ट है, थ्योरी बहुत क्लियर है, और हम तब तक मदद करेंगे जब तक एग्जाम की खोपड़िया के अंदर छेद नहीं कर देते। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। और अगर पेप स्मीयर इतना बड़ा काम कर सकता है तो ये तो एक टेस्ट है, हम तो जीते जागते इंसान हैं, क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नाम का वर्ड हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं साहब। इम्पॉसिबल खुद आई एम पॉसिबल से मिलकर बना हुआ है। आगे लेके चलता हूं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन ने पूछ लिया आपको कि हु वॉज डिस्कवर्ड द पार्टोग्राम। कहानी बहुत क्लियर। टेस्ट पूछा आपको, पार्टोग्राम के बारे में पूछा, कौन से साइंटिस्ट ने पार्टोग्राम के बारे में बताया? पार्टोग्राम क्या है? पार्टोग्राम लेबर के प्रोग्रेस के बारे में बताने वाला एक चार्ट है ना। ये बताता है कि लेबर प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लेबर की प्रोग्रेस किससे पता चलेगी? पार्टोग्राम से। पार्टोग्राम किसने डिस्कवर किया? तो जवाब होता है उसका फ्राइडमैन। किसने किया? फ्राइडमैन ने। कब किया? 1954 के अंदर। 1954 के अंदर फ्राइडमैन नाम के भाई साहब थे, इन्होंने पार्टोग्राम के बारे में बताया। और इसके 2 साल पहले मतलब 1952 के अंदर अपगार नाम के भाई साहब थे, जिन्होंने अपगार स्कोरिंग दिया, जो पीडियाट्रिक में हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ पे फ्राइडमैन ने 1954 में पार्टोग्राम के बारे में बताया, लेकिन फ्राइडमैन तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में लिखा हुआ है डॉक्टर RH फिलपोटर, डॉक्टर AL मुदालियर, डॉक्टर विलियम शो, डॉक्टर शिरोडकर। देन व्हाट इज द करेक्ट वन? बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, इट्स ए, डॉक्टर RH फिलपोटर। डॉक्टर RH फिलपोटर वो थे जिन्होंने पार्टोग्राम में अलर्ट और एक्शन लाइन, 2 लाइन आती है वहां पे पार्टोग्राम में अपन पढ़ते हैं। एक लाइन होती है अलर्ट लाइन, एक लाइन होती है एक्शन लाइन। तो जो एक्शन और अलर्ट लाइन होती है पार्टोग्राम में, ये देने का श्रेय जाता है डॉक्टर RH फिलपोटर को। और वही इंपॉर्टेंट लाइन है जो पार्टोग्राम में इंपॉर्टेंट रहती है, जहां से डिसीजन मेक किया जाता है कि लेबर प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेबर को प्रोग्रेस करवाना पड़ेगा या लेबर तेजी से चल रहा है, इन दोनों के बीच में है तो वो सही चल रहा है। पूरे पार्टोग्राम का डिटेल वीडियो लेक्चर इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको पार्टोग्राम पढ़ना है, सारे इसके कंपोनेंट पढ़ने हैं, तो उस वीडियो को जरूर पढ़े। 2200 स्कोर अवेलेबल है, उसको भी जरूर पढ़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सारा का सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम पार्टोग्राम की बात की और RH फिलपोटर इसका जवाब है। फ्राइडमैन ने इसको 1954 में दिया था, ऑप्शन में नहीं था, जवाब ए बनेगा, दैट इज RH फिलपोटर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच एब्डोमिनल ग्रिप इज यूज्ड टू असेस द डिसेंट ऑफ द हेड इन ए प्रेग्नेंट वुमन। एक प्रेग्नेंट वुमन में हेड का डिसेंट क्या पता करना आपको? डिसेंट ऑफ द हेड ये पता करना है। तो प्रेग्नेंट वुमन में पार्टोग्राम कौन सी एब्डोमिनल ग्रिप जो है वो आप असेस करेंगे। एब्डोमिनल ग्रिप जो होती है वो 4 तरीके की होती है, जिसको लियोपोल्ड मैनवर के नाम से जानते हैं। लियोपोल्ड मैनवर 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे लिखी हुई है फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पेल्विक 1, पेल्विक 2। तो लियोपोल्ड नाम के भाई साहब थे, लियोपोल्ड, और उन्होंने दिया मैनवर, इसको लियोपोल्ड मैनवर के नाम से हम जानते हैं। और लियोपोल्ड मैनवर जो है वो मैनवर 1 जो था, पहला मैनवर,
उसी को फंडल ग्रिप बोलते हैं। लियोपोल्ड मैनवर 1, लियोपोल्ड मैनवर 2 जो है उसको अपन बोलते हैं लैटरल ग्रिप, या इसी को बोलते हैं अम्बिलिकल ग्रिप। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल ग्रिप, अम्बिलिकल ग्रिप, लैटरल ग्रिप, लियोपोल्ड मैनवर 2। और पेल्विक 1 और पेल्विक 2 दो यहाँ पे ग्रिप और है। पेल्विक 1 बोलते हैं लियोपोल्ड मैनवर 4, लियोपोल्ड मैनवर 4 जो होता है उसी को बोलते हैं पेल्विक 1, और इसी को बोलते हैं अपन पाउलिक ग्रिप। क्या बोलते हैं? पाउलिक ग्रिप। और लियोपोल्ड मैनवर 3 जो है, लियोपोल्ड मैनवर 3 जो है इसको पेल्विक 2 के नाम से हम जानते हैं। तो 4 लियोपोल्ड आपको याद रखना है। लियोपोल्ड मैनवर 1 फंडल ग्रिप, लियोपोल्ड मैनवर 2 लैटरल ग्रिप या अम्बिलिकल ग्रिप, लियोपोल्ड मैनवर 4 पेल्विक 1 पाउलिक ग्रिप, और लियोपोल्ड मैनवर 3 पेल्विक 2। ये चारों बातें याद रह जाएगी। अब आपको पूछा है डिसेंट के बारे में, तो डिसेंट के बारे में बताएगा लियोपोल्ड मैनवर 4 पाउलिक ग्रिप या पेल्विक 1। यहां पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। कई जगह आपको पेल्विक 2 लिखा हुआ है। पेल्विक 2 बेसिकली डिसेंट के बारे में नहीं बताता, एंगेजमेंट के बारे में बताता। एंगेजमेंट अलग है, डिसेंट अलग है। अभी मैं थोड़ा डिटेल से बताना चाहूंगा इनको, और पिक्चर के साथ में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, पेल्विक 1 या लियोपोल्ड मैनवर 4 या पाउलिक ग्रिप। कैसे होता है ये, क्या ग्रिप होती है, अगर अपन पिक्चर से इसको समझे तो देखिएगा ये 4 पिक्चर यहाँ पे आपको दिखी हुई है। फर्स्ट पिक्चर में देखिएगा लियोपोल्ड मैनवर 1 है। मैनवर 1 में क्या करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को लेटाया, फुट एंड के साइड अपन खड़े होंगे, और ये क्यों किया जाता है, प्रेजेंटिंग पार्ट का डिटरमाइन करने के लिए। हम हेड फेस करते हैं, हेड पार्ट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, प्रेग्नेंट वुमन का चेहरा और अपना चेहरा आमने सामने होगा, मतलब हम उसके पांव की तरफ खड़े होंगे। खड़े होने के बाद में अपन क्या करते हैं, फीटल पार्ट को फाउंड करते हैं। और फीटल पार्ट, फंडस के अंदर कौन सा फीटल पार्ट है, अगर फंडस के अंदर एक हार्ड स्मूथ बेलोटेबल मास है फंडस एरिया में, इसका मतलब फीटस जो है उसकी प्रेजेंटेशन ब्रिच है। और अगर फंडस वाले एरिया में आपको पाम या ऐसा कुछ लग रहा है, इसका मतलब सिपेलिक प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा, इसका पता लगाने के लिए फंडस वाले एरिया में क्या है ये पता लगा के हम प्रेजेंटिंग पार्ट का पता लगाते हैं। इसको फंडल ग्रिप बोलते हैं। एफ फॉर फंडल, एफ फॉर फर्स्ट, फर्स्ट ग्रिप हमेशा फर्स्ट लियोपोल्ड मैनवर फंडल ग्रिप के नाम से जाना जाता है। दूसरा सेकंड मैनवर जो है ये फीटस के बैक का पता लगाया जाता है कि उसकी बैक किस तरफ है, आइदर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। इसमें हम क्या करते हैं, वैसे ही तरीका तो वही है, सेम खड़े रहते हैं। इस बार आपके हैंड जो है पाल्पेट करते हैं साइड लाइन में, लेटरल साइड में, लोकेट द फीटल बैक, लेटरल साइड में किस तरफ है बैक। A feel smooth hard resistant surface in the back part, best place on the here the fetal heart rate जो है। तो fetal heart rate किस तरफ है, बैक उस तरफ है जिधर आपको हार्ट रेट सुनाई दे रही है, स्पेशली बैक उधर ही होती है। ए नंबर ऑफ एंगुलर नोडुलेशन आर नीज एंड एल्बो, और नोड्यूल टाइप का है उधर नी और एल्बो है। तो आइदर राइट है या लेफ्ट साइड में, कौन सी लेटरल साइड में, राइट लेटरल में है बैक या लेफ्ट लेटरल में बैक, इसका पता लगाते हैं अपन लेटरल ग्रिप से सेकंड लियोपोल्ड मैनवर, इसी को अम्बिलिकल ग्रिप बोलते हैं। थर्ड जो है, थर्ड लियोपोल्ड मैनवर, इसमें देखिएगा एंगेजमेंट एंड मोबिलिटी और प्रेजेंटिंग पार्ट। थर्ड लियोपोल्ड मैनवर को ही पेल्विक 2 बोला अपने, इसी को क्या बोलते हैं, पेल्विक 2, पेल्विक 2। और इससे एंगेजमेंट और मोबिलिटी का पता लगाते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट की। स्टिल फेसिंग द हेड पार्ट ऑफ द मदर, grasp a lower portion of the abdominal just above the symphysis pubis is find out degree of engagement, कितना एंगेजमेंट हुआ इसका पता लगाने के लिए थर्ड मैनवर काम में लेते हैं। और फोर्थ मैनवर जो है ये डिटरमाइन करता है फीटल एटीट्यूड एंड डिसेंट, है ना, फीटल का एटीट्यूड और डिसेंट के बारे में हमने यही पढ़ा। फोर्थ मैनवर को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक 1, फोर्थ मैनवर को क्या बोलते हैं, पेल्विक फर्स्ट। और इससे क्या पता लगाते हैं, डिसेंडिंग का पता लगाते हैं कि डिसेंडिंग हुई कि नहीं हुई। और इसमें हम क्या करते हैं, फिट एंड से फेस करते हैं मदर को और प्रेस करते हैं फिंगर डाउनवर्ड और बोथ साइड ऑफ द यूट्रस अबव द इन्वॉल्व लिगामेंट, डिटरमाइन डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ हेड। तो डाइवर्जन हो रहा है या कन्वर्जन हो रहा है, इससे डिसेंट का पता लगेगा। अगर डाइवर्जन हो रहा तो डिसेंट हुआ है, कन्वर्जन हो रहा तो डिसेंट नहीं हुआ है। एंगेजमेंट पता करते हैं थर्ड मैनवर से और डिसेंडिंग का पता करते हैं फोर्थ मैनवर से। फोर्थ मैनवर को ही पेल्विक 1 बोलते हैं, थर्ड मैनवर को पेल्विक 2 बोलते हैं, फोर्थ मैनवर को ही पाउलिक ग्रिप के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं है, क्लियर रखनी पड़ेगी क्योंकि सवाल यहां से बनता है। लियोपोल्ड मैनवर से एक क्वेश्चन बनता है, चारों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, एक क्वेश्चन पिक्चर के साथ में आता है। तो कौन सा फंडल ग्रिप है,
कौन सा, लेटरल अम्बिलिकल ग्रिप है। ये दोनों बहुत क्लियर है, फंडल ग्रिप में फंडस साइड में, लेटरल साइड में लेटरल ग्रिप अम्बिलिकल ग्रिप होती है, दो तो क्लियर है। थर्ड लियोपोल्ड मैनुअर को पेल्विक 2 बोलते हैं, और थर्ड लियोपोल्ड मैनुअर के अंदर इस तरीके से होल्ड करते हैं, है ना, थर्ड लियोपोल्ड मैनुअर में, है ना। और फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअर में हेड की साइड में खड़े रहते हैं, पांव को फेस करता है एग्जामिनर, और ऊपर से नीचे की तरफ लेटरल साइड से जाता है। अगर डाइवर्जन हो रहा तो एंगेजमेंट डिसेंट हुआ है, और अगर कन्वर्जन हो रहा तो डिसेंट नहीं हुआ है। तो ये फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअर या पेल्विक 1 बोलते हैं, थर्ड को पेल्विक 2 बोलते हैं, या थर्ड ही को अपन पावलिक ग्रिप बोलते हैं, है ना। इसी थर्ड को हमने क्या बोला, पावलिक, इसी को बोलते हैं पावलिक। तो पावलिक पूछे तो ये पावलिक है, और पावलिक का फोटो कई बार आया हुआ है, थर्ड पावलिक पेल्विक 2, ये फोटो कई बार आया हुआ है एग्जाम में, दिल्ली एम्स नहीं पूछा है, बार बार पूछा है, इस फोटो को जरूर याद रखिएगा। थर्ड, सेकंड पेल्विक पावलिक, फोर्थ को पेल्विक 1 बोलते हैं, और ये डिसेंट के बारे में बताता है। क्लियर, क्वेश्चन ने आपको डिसेंट के बारे में पूछा, इसलिए करेक्ट आंसर सी बनेगा, दैट इज पेल्विक 1। आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डज द बेड रेस्ट इज एसेंशियल इन प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया के अंदर बेड रेस्ट क्यों एसेंशियल है, बेड रेस्ट क्यों जरूरी है। व्हाट इज प्री इक्लेम्सिया, 3 सिम्टम हमेशा याद रख लीजिएगा। जिस भी लेडी को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, उस लेडी में प्री इक्लेम्सिया होता है। प्री इक्लेम्सिया में क्या होगा, हाइपरटेंशन परसिस्ट करेगा, तो एक तो उसमें क्या रहता है, हाइपरटेंशन, दूसरा उसमें क्या होने लग जाएगा, प्रोटीन यूरिया, क्या होने लगेगा, प्रोटीन यूरिया, और प्रोटीन जब यूरिन से बाहर निकलेगा तो बॉडी में प्रोटीन की कमी, हाइपोएल्ब्यूमिया, और हाइपोएल्ब्यूमिया से बॉडी में क्या हो जाएगा, एडिमा, क्या हो जाएगा, एडिमा। तो हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा अगर बॉडी में हो रहा है, ये 3 सिम्टम आ रहे हैं, प्री इक्लेम्सिया के साइन है। और अगर किसी लेडी में प्री इक्लेम्सिया हो रहा है, तो ये प्री इक्लेम्सिया में अगर बेड रेस्ट नहीं किया तो लेडी को इक्लेम्सिया हो जाएगा। तो प्री इक्लेम्सिया में बेड रेस्ट क्यों जरूरी हो जाता है, फर्स्ट है प्रिवेंट इक्लेम्सिया, सेकंड है मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड सर्कुलेट एंड डिक्रीज एडिमा, थर्ड है प्रिवेंट प्रीमेच्योर लेबर, और लास्ट है इट इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा। 4 ऑप्शन लिखे हुए, क्यों जरूरी है प्री इक्लेम्सिया में बेड रेस्ट। ए आंसर बिल्कुल खोटा है, जितने भी लोगों ने दिया कि ये इक्लेम्सिया को प्रिवेंट करेगा, प्री इक्लेम्सिया में बेड रेस्ट इक्लेम्सिया को प्रिवेंट नहीं कर सकता। एक खोटा जवाब है, एक खोटा जवाब है। द करेक्ट आंसर इज डी, इट इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा। ये बात बिल्कुल सत्य है, प्री इक्लेम्सिया में बेड रेस्ट से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और जिससे एडिमा मिनिमाइज होता है, और बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस कम होता है। इसलिए प्री इक्लेम्सिया लेडी को बेड रेस्ट दो। इक्लेम्सिया को प्रिवेंट करना है तो प्री इक्लेम्सिया वाले को MgSO4 देना पड़ेगा, कल ही हमने पढ़ा था। MgSO4 सीजर को प्रिवेंट करता है। बेड रेस्ट से आप सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, ब्लड के फ्लो को बढ़ाते हैं, बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया होती है, यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी नहीं होती है, और एडिमा मिनिमाइज होता है लेडी के अंदर, नहीं तो एडिमा बढ़ता जाता है। तो ये सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। डी इज द करेक्ट वन, ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच टाइम पीरियड इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग द मैटरनिटी साइकिल। जब मदर प्रेग्नेंट होती है और उसमें अगर डायबिटीज हो, तो कौन सा टाइम पीरियड में डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर, लेबर एंड डिलीवरी, प्यूपेरियम। कौन से इस टाइम पीरियड में डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बातें बहुत पते की है, सारी की सारी आपने ओबीजी पढ़ी है, आई नो पढ़ी है, उसके बावजूद भी अगर आप इन बातों को देखो, एग्जाम के अंदर ये कभी भी नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ रखा है। एग्जाम में वही आएगा जो एग्जाम वाला चाहता है, और उसको अगर आपने पकड़ के टैटुआ नहीं दबाना सीखा ना, तो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो मामला बड़ा टेढ़ा है, अगर अपन सिर्फ होली खेलने में रह गए ना, तो अपनी होली हो जाएगी, है कि नहीं है। तो सिलेक्शन के लिए आपको कंटेंट पे जोर नहीं देना है, आपको स्मार्ट स्टडी पे जोर। मेरे पास में ये बुक है, वो बुक है, मैंने ये पढ़ लिया, उसका नोट्स पढ़ लिया, आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया कि इतना कुछ पढ़ लिया। सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। आपको करना क्या है, आपको कंटेंट तो मिनिमम रखना है, और आपको बात पकड़नी है कि भाई साहब पूछ क्या रहे हो, क्योंकि जवाब जो भाई साहब पूछ रहे हैं उसका देना है। भाई साहब तो पूछ रहे हैं नाम क्या, और बोले कि 1947 नाम नहीं होता है, ये रटने की प्रॉब्लम होती है। समझ लो बात को, आपको नाम नहीं बताने हैं, आपको कंटेंट पे जोर नहीं देना है, आपको स्मार्टली मटेरियल के साथ में कंसेप्चुअल स्टडी करनी है। और उसको करने का तरीका एक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऐप को आपको इंस्टॉल करना ही है,
और ऑफलाइन नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर 25 अप्रैल से नया बैच है। एग्जाम की खोपड़िया में छेद करना है अगर और चाहते हो कि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो तोड़ने की जगह ही एक है। और हम तो उस चीज को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं कि वहां पे सिलेक्शन नहीं, वहां पे रैंक आना चाहिए। रैंक के लिए लड़ेंगे और बिल्कुल कर सकता है, हर कोई कर सकता है क्योंकि यूनिकनेस हर इंसान में है। आगे लेके चलता हूं। यहां पे पूछ लिया आपको डिफिकल्ट कंट्रोल करना और सबसे अच्छा आंसर आज है सी, लेबर एंड डिलीवरी। सबसे क्रूशियल ये पीरियड होता है क्योंकि ये पीरियड स्ट्रेस वाला है। लेबर और डिलीवरी का जो पीरियड होता है ना, उस समय लेडी किस में होती है, स्ट्रेस में। और स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हार्मोन को रेगुलेट करना सबसे डिफिकल्ट होता है। जब भी अपनी बॉडी स्ट्रेस में होती है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं और वो हमारा साथ देते हैं और साथ देने में वो अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, तो उस समय इरेगुलरिटीज होती है बॉडी के अंदर। तो स्ट्रेस वाली सिचुएशन सी है। प्यूपेरियम फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर स्ट्रेस वाले नहीं है जितना लेबर और डिलीवरी का प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सी, लेबर, हार्ड वर्क। इसलिए इसको लेबर बोला ना। लेबर का मतलब मजदूरी होता ना, कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए माँ को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दर्जा किया क्योंकि वो लेबर के प्रोसेस से गुजरती है। दुनिया का सबसे डिफिकल्ट पेन, सबसे खतरनाक पेन, इंपॉर्टेंट बात है। और उसी पेन से गुजरने के बाद में ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। सर अगर आप अपनी जिंदगी में रिप्रोडक्शन चाहते हैं, कुछ उत्पादन चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, तो लेबर तो करना पड़ेगा। जब तक पसीना नहीं निकलेगा ना शरीर का, कुछ सीख नहीं पाएंगे। सामने किताब ली, 5 मिनट में आंखें बंद होती है, कहां से सीखेंगे अपन, नहीं सीख पाएंगे। लेबर करना पड़ेगा। लेबर से पीछे मत हटिएगा। कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा, नींद खोनी पड़ेगी, चैन खोना पड़ेगा, त्योहार खोने पड़ेंगे, शादी खोना पड़ेगा, ब्याह खोना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा। खो के ही कुछ पाया जा सकता है, दुनिया का रूल है। और अगर आप पाना चाहते हो, नॉर्थ सेट के एग्जाम की खोपड़िया में छेद करना चाहते हो, तो खोने से मत घबराइएगा, खोना जरूर पड़ेगा। आगे लेके चलता हूं। बात पते की है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी बनेगी। विच वन इज द हैजार्ड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर विद पिटोसिन। आपने ऑक्सीटोसिन से लेबर को इंड्यूस कर दिया, क्या खतरा है वहां पे, क्या हैजार्ड है, कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर, ऑक्सीटोसिन हाइपोटेंशन करता है, हाइपरटेंशन नहीं करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑक्सीटोसिन का हैजार्ड जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं होता है। इन्फेक्शन, ऑक्सीटोसिन दवाई जो कि आपके यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को करवाती है, वो इन्फेक्शन नहीं करवा सकती और वो कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं। तो ये दोनों तो बिल्कुल खोटे हैं सर। रप्चर ऑफ यूट्रस और अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो ऑक्सीटोसिन मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं कराता, यूट्रस को ही रप्चर कराता है क्योंकि उसका इफेक्ट जो होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस का रप्चर होना पॉसिबिलिटी है, यूट्रस रप्चर हो सकता है। डी यहाँ पे खोटा जवाब है, मेम्ब्रेन के रप्चर में उसका रोल नहीं है। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। ऑक्सीटोसिन कैन कॉज रप्चर ऑफ यूट्रस। तो ऑक्सीटोसिन का जो हैजार्डस प्रॉब्लम है इंडक्शन ऑफ लेबर के दौरान कि वो यूट्राइन रप्चर कर सकता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, द अपीयरेंस ऑफ वियोलेट ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल मेम्ब्रेन आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज। कंसेप्शन के बाद में वेजाइना की मेम्ब्रेन का ब्लूइश डिस्कलरेशन होना एक प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी का, और वो कौन सा साइन है? आई थिंक आप इसका जवाब गलत नहीं देंगे। हेगार, ओसिएंडर, क्विकनिंग, जैकमियर साइन। फटाफट से जवाब लिखिएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ब्लूइश हेज डिस्कलरेशन, हेज भी बोलते हैं इसको, हेज डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना इज नोन एज चार्डविक साइन, और चार्डविक साइन का ही दूसरा नाम है जैकमियर साइन। बहुत अच्छे, ए, डी इज द करेक्ट वन। जैकमियर साइन बोल दो, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, चार्डविक साइन। क्या बोल सकते हैं? चार्डविक साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना चार्डविक साइन कहलाता है। हेगार साइन जो होती है वो लोअर यूट्राइन सॉफ्टनिंग है ना, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट का सॉफ्टनिंग होना क्या कहलाता है? हेगार साइन कहलाता है। ओसिएंडर साइन जो होती है वो पल्सेशन ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना, आप या इसको कह सकते हो फॉर्निक्स है ना, लेटरल वॉल में भाई फॉर्निक्स, तो पल्सेशन ऑफ द फॉर्निक्स, लेटरल फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना या लेटरल वॉल ऑफ द वेजाइना, ओसिएंडर साइन। और क्विकनिंग क्या होता है?
क्विकिंग इज द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर। फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर, इसको अपन क्या बोलेंगे साहब? क्विकनिंग बोलते हैं। और ये क्विकनिंग अगर प्राइमी लेडी है, प्राइमी पहली बार, तो 18 वीक्स पे क्विकनिंग होती है। और अगर वो मल्टी है, मल्टी मतलब पहले माँ बन चुकी है, तो 16 वीक पे ही क्विकनिंग हो जाती है। प्राइमी के अंदर 18 और मल्टी के अंदर 16 वीक पे क्विकनिंग साइन आता है। दैट इज फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर। बाकी ये साइन जो है अलग अलग साइन है, प्रोबेबल साइन है सारे के सारे। डी जैक्मियर साइन जो है उसी को चार्डविक साइन बोलते हैं। ये करेक्ट आंसर है, ब्लूइश डिस्कलर ऑफ द वेजाइना। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का एक लोगो मिलेगा, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना, तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया मॉर्निंग बैच 25 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है। 25 अप्रैल तक से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो टोटल फीस 18 की जगह 15,999 ही देना पड़ेगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू कर रहा है नया मॉर्निंग बैच। 6 मंथ का ये बैच रहेगा। नॉर्सेट 2021 के पर्पज से श्योर सिलेक्शन स्मार्ट मटेरियल के साथ में स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है। 6 महीने के बैच में 30 के 30 दिन क्लासेस रहेगी। हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नॉर्सेट 2021 के लिए। अगर आप चाहते हो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ना, एक कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, 3000 से 4000 एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में अगर कंसेप्चुअल स्टडी आपने 6 महीने में कर दी, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी नॉर्सेट आपको हरा सकता है। और नोवल टीम ने तो ठान रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और क्या आपने अगर ये ठान रखा है तो बस आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए आज ही और अपने बेहतरीन भविष्य जर्नी की शुरुआत कर लीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं, 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे कर दीजिए 1000 और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए पेमेंट का, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दिया जाएगा। लिमिटेड सीट है, कोविड गाइडलाइन के चलते पहले आओ पहले पाओ का प्रोसेस है, तो रजिस्ट्रेशन करवाने में देरी ना करें। अगर आप होली के रंगों से निकल चुके हैं तो जिंदगी में रंग भरने के लिए कुछ लोगों ने ठान रखा है और उनके साथ जुड़ जाइए और अपनी जिंदगी में रंगों को भर दीजिए ताकि आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाए। आपके माता पिता ने जो सपना देखा है, आपकी पत्नी ने जो सपना देखा है कि मैं गाड़ी पे बैठ के जाऊं, तो वो गाड़ी खरीदने के लिए सपने तो पूरे करने पड़ेंगे। उन माता पिता के लिए वो सपने पूरे करने पड़ेंगे। एक मोटिव के साथ में आइएगा। और आप अगर एक महिला कैंडिडेट है तो आपने अपनी जिंदगी में अगर एक एजुकेशन की है तो उसका मैक्सिमम एफर्ट अगर फायदा आप उठाना चाहते हैं तो एम्स नॉर्सेट आप ही के लिए बना हुआ है। बस आज ही जुड़ जाइए और नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट आपके उन सपनों तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत करेगा। तो वीडियो की इस कड़ी को, इस इंफॉर्मेशन को यहीं पे खत्म करते हुए, होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पर शेयर जरूर करें। शेयर करने का मन ना करे तो भी करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन और बढ़िया सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।